हेलो स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आए हो एक बहुत ही खूबसूरत से ड्रामा है जिसको हम कहते हैं नाटक। एंड वो है स्टैंडर्ड 10 का। इसके अंदर विषय है हिंदी। नाम है रचना। यस, कोई भी प्रकार की चीजों को बनाना उसको कहते हैं रचना। बनाने के लिए बहुत मुश्किलें होती है, जैसे हमारा जीवन है ऐसे ही बिल्डिंग है, ऐसा ही घर है और ऐसे होते हैं मकान। क्या मकानों के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर, इमारतों के अंदर क्या सरकारी इमारत काउंट नहीं की जाती है? की जाती है। और उसको बनाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। जो हमारे बनाया गया समाज है वही उसकी इस्तेमाल के लिए ये सरकारी इमारतें बनाते हैं। तो ये है इमारत, और उस इमारत के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर यानी इस ड्रामा के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे महान लेखक महोदय, जिसको 2015 के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नाम है रघुवीर सी चौधरी। यस, ये गुजराती है। एंड गुजराती जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसके अंदर एक हेड यानी उसके जो बॉस कहते हैं, प्रधान कहते हैं, वहां पर भी इन्होंने काम किया था। इसके अलावा अगर हम देखने जाए तो उन्होंने हिंदी अध्यापन भाषा साहित्य भवन के अंदर, सेंट जेवियर स्कूल और कॉलेज यानी कि अहमदाबाद के अंदर, गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी विद्या अभ्यास के अंदर भी काम किया और बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के अंदर भी जुड़े रहे। आज रघुवीर जी हमें गुजराती भाषा में दिया गया ये जो नाटक है वो हमें मिलने वाला है हिंदी के अंदर। तो देखते हैं बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित हमारे रघुवीर सी चौधरी के बारे में आज का हमारा ड्रामा। जो आपको दिख रहा है फोटोग्राफ, ये है सबसे भारत का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान होता है ज्ञानपीठ अवार्ड, वो प्राप्त करने वाला ये फोटोग्राफ है और ये है हमारे रघुवीर चौधरी जी। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर। बस समझ लेते हैं एग्जैक्टली रचना किस बेस पे बना है। भारत देश जब से जूझ रहा है ब्रिटिशर यानी कि विदेश जातियों की, जो यहाँ पर अलग अलग लोग आए और हमारी संस्कृति और हमारे लोगों के ऊपर राज किया, उसको भगाने के लिए हमने बहुत सारे आंदोलन किए। वो जन आंदोलन भी था, समूह आंदोलन भी था, जाति आंदोलन भी था और धर्म का आंदोलन भी था। पर शुरुआत करने वाले अगर कहा जाता है तो उसका नाम है मंगल पांडे। 1857 के अंदर जो भारत ने आजादी की पहली पहल की थी, तब से मंगल पांडे ने विद्रोह का कार्य शुरू किया। यानी यहां पर हम हमेशा याद रखें आंदोलन होता क्या है। जब कोई भी प्रकार की सुसंगठित रचना होती है और उसके खिलाफ हम सब समूह सुनियोजित तरीके से कार्य करना शुरू करते हैं और उसके खिलाफ उसके आवाज उठाते हैं, उसको कहते हैं आंदोलन, या फिर इंग्लिश वर्ड इज अ मूवमेंट। तो यहाँ पर रचना के बारे में ये हमने जानकारी दी। यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर को हम समझ लेते हैं, जिसके अंदर है निमेश यानी ये कैरेक्टर्स है, नरेश ये फोटोग्राफ्स है, रमेश ये फोटोग्राफ्स है, और हमारे साथ आज गोपी बनी है माहिका सूरी। हमारे 10th स्टैंडर्ड की बहुत ही अच्छी होनहार स्टूडेंट में से एक है, जो हमें गोपी का कैरेक्टर समझाने में मदद करेंगे। और इसके अलावा सबसे बेहतरीन यानी सबसे अच्छे हमारा कैरेक्टर है, उसका नाम है अविनाश भाई। एंड अविनाश भाई भी यहाँ पर मिलेंगे, यानी टोटल 4 हमारे मेल पात्र है तो एक फीमेल पात्र है। ठीक है, तो होता क्या है वहां से हम शुरुआत करते हैं। क्या हो रहा है, शाम का समय है और शाम के समय है गांव का। गांव के बाहर की साइड में जो ग्राम पंचायत का एक कार्यालय यानी एक मकान होता है, वहां के साइड में निमेश, नरेश और रमेश ये तीनों कार्यालय के बाहर की साइड में जो बंद दरवाजा है वहां पर खड़े हैं। और वो बंद दरवाजे के बाहर की साइड में कौन है, तो एक चौकीदार बैठा है, जो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, जमला या ले रहे हैं यानी कि बगा से खा रहे हैं, है ना, उसको देख रहे हैं। और वहां पर बैठे हैं रमेश, निमेश और नरेश, बहुत ही गंभीरता से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड वहां पर प्रवेश होता है गोपी का। क्या होता है, गोपी से हम शुरुआत करते हैं। दोनों और देखने के बाद गोपी क्या कहती है सुनते हैं। अविनाश जी यहाँ नहीं आए? नहीं। अरे गोपी, तुम, क्या कोई काम था अविनाश जी का तुम्हें? खास तो नहीं, पर कल उन्होंने वादा किया था कि आज इसी समय वे मुझे प्रसाद जी की कविता समझाएंगे। रमेश जी कहते हैं, कविता समझने में कोई फायदा नहीं होगा गोपी, कोई ठोस काम हो या अविनाश को करने को दो तो सही लगेगा हमें।
आप भी कैसा मजाक कर रहे हैं रमेश भाई। कविता तो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। पर आत्मा या संवेदना तो तभी ना, वो तो ना। क्या निमेश भाई के आत्मा नहीं है? कभी भी, कभी थी, आज नहीं है। हम सब आज निर्णय कर चुके हैं कि ये जो हमारे साथ है वही पर्याप्त है। अब आपको शायद तक ये कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम आपको समझा देते हैं क्या होता है। रमेश, नरेश एंड निमेश, ये तीन मित्र है और उसके अंदर चौथा मित्र है अविनाश जी। ठीक है। क्या होता है कि गांव के बाहर की साइड में ये आंदोलन कर रहे हैं। एंड आंदोलन में है कि गांव के जो सरपंच है और दूसरे सभ्य हैं वो गांव में घोटाला कर रहे हैं एंड सही जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। ये हमारे यंग जनरेशन के बच्चे हैं और ये यंग जनरेशन के बच्चे हैं, उसको लगता है कि बस अब बहुत हो गया, हमने बहुत सारी कार्यवाही की, अब हमें इसके खिलाफ आंदोलन छिड़ ही देना चाहिए। तो इन लोगों ने मिलकर फाइनलाइज किया है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसके कारण कार्यालय के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं एंड ये आपस में बातें कर रहे हैं। कार्यालय के अंदर नहीं जा पा रहे, कार्यालय मतलब ऑफिस, क्योंकि बाहर की साइड में वॉचमैन यानी कि चौकीदार बैठा है और उसको अंदर नहीं जाने देता है। निमेश, नरेश और रमेश तीनों बाहर खड़े हैं। तभी वहां पर गोपी जो है वो अविनाश जी को ढूंढते ढूंढते आती है, क्योंकि गोपी जो है अविनाश जी के पास हिंदी साहित्य के बहुत ही बेहतरीन लेखक कवि है, उसका नाम है प्रसाद जी, उसकी कविता समझना चाहती थी। सो गोपी ढूंढ रही है अविनाश जी को और यहां पर उसको मिल जाते कौन, निमेश, नरेश और रमेश, वो बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो ये यहां पर बताया गया है, ये है हमारे महान कवि प्रसाद जी है और ये हमारा कैरेक्टर जो कि मेन कैरेक्टर, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, जिसका नाम है अविनाश जी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, एन को भी क्या कहती है सुनते हैं। हाथ तो सभी के होते हैं ना। पर हम आज इस हाथों का कमाल दिखाने वाले हैं। मैं समझी नहीं नरेश भाई। हम इन हाथों का आज सदुपयोग करने वाले हैं। यह तो आपने और भी मुश्किल बात कह दी। देखो गोपी, तुम अभी बच्ची हो, जाओ कविता पढ़ो जाओ। सो तो आपकी सलाह के बिना मैं भी पढ़ूंगी ही, लेकिन सचमुच आप अपने हाथों का सदुपयोग करने जा रहे हैं, तो इच्छा होती है कि मैं भी साथ क्यों ना दूं। अच्छा, मतलब अब तुम भी हमारा साथ देना चाहती हो। तुम्हारा हाथ अभी कोमल है बहन, जाओ। अविनाश से मैं कहूंगा कि तुम आई थी, अभी तुम यहां से जाओ, मगर हाँ उसका इंतजार मत करना। आज हम यहां से हटने वाले नहीं हैं, न तो पंचायत के किसी सदस्य को हटने देंगे जब तक वो हमारे सभी सवालों का जवाब नहीं देंगे ना, तब तक या तो वो या तो हम, आर या पार है। और उसके अंदर अविनाश भी हमारे साथ रहने वाला है। इसलिए गोपी देख, तू ज्यादा अविनाश का इंतजार मत करना। समझ में आया तुझे? जवाब क्यों नहीं देंगे? जो लंबा भाषण कर सकते हैं उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान ही होता होगा। आसान होता है, वे यहां आकर हमसे बात न करते। दिखाते देखो, चौकीदार देखो तो सही, दरवाजा बंद करे हैं और सारे के सारे अंदर बैठे हैं, नालायक उल्लू के पट्टे कहीं के। निमेश कहता है नहीं नहीं नरेश, तुम अपशब्द का प्रयोग ना करो। अविनाश ने हमें बताया है कि हमें बिल्कुल भी अपशब्द का, गलत यानी कि गाली का प्रयोग नहीं करना है, तुम्हें याद है ना? नरेश कहता है हाँ, तभी तो हम सभी शांत हैं। कितनी बार हमने प्रार्थना पत्र दिए, कितने दिन तक प्रतीक्षा की, आखिर हार कर आज हम उपवास में बैठे हैं, तो भी ये लोग हमसे जवाब नहीं दे रहे हैं और हमें उपवास में बैठे तो पूछने भी नहीं आ रहे, ना अंदर जाने देते ना बाहर आने देते हैं, तो गाली तो निकलेगी ही ना। नरेश तू समझता क्यों नहीं है? इतनी सी बात है। नरेश देख, सब बात कह रहे हैं अविनाश, वो बात सही है, पर हमारी बात भी तो किसी को सुननी चाहिए। तो रमेश भाई जो कि बड़े हैं, बुजुर्ग है, वो समझाते हैं, क्या कहते हैं नरेश की बातों का। ठीक 2 घंटे पहले उन लोगों के अंदर मीटिंग शुरू हो गई है। बीच में हमने बार बार कहलवाया इस चौकीदार के द्वारा कि अंदर जाओ, उसको बोलो बाहर आए, बाहर निकले, हमसे बातचीत करे, बस जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नरेश कहता है जैसे हमारी हस्ती ही ना हो ऐसा लग रहा है हमें तो। ऐसा नहीं है, वह जानते हैं कि पांजरा पोल के अंदर के मवेशी की तरह ये कुछ नहीं कर सकते हैं।
यानी पांजरापोल क्या होता है? गांव में शहर के अंदर भटकने वाले जो पशु होते हैं, गाय भैंस बकरियां, उसको जो कमेटी होती है, ग्राम पंचायत होता है, शहर के अंदर नगर पालिका होती है, वो एक जगह पर एक बाड़े में पैक करके रखते हैं, उसको खाना पानी वगैरह देते हैं, तो उस जगह को कहते हैं पांजरापोल, है ना। तो वो समझते हैं कि हम जो बाहर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम पांजरापोल के मवेशी यानी कि जानवर हैं, चुपचाप से बैठे रहेंगे। पर नहीं, ये जानवरों को अब अक्ल आ गई है, हम पढ़े लिखे हैं, युवान हैं, नौजवान हैं, जवाब देना पड़ेगा, बहुत हो गया भ्रष्टाचार, हम उसका जवाब चाहिए। इसलिए यहाँ पर वर्डिंग इस्तेमाल किया गया है, पांजरापोल के मवेशी की तरह हम यहाँ पर पड़े रहते हैं। अब नरेश को आता है गुस्सा, ऊंची आवाज में कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते क्या? जवाब तलब तो कर ही सकते हैं। तभी नरेश जो है गोपी से कहते हैं, आखिर सदस्य साहब ने कहलवाया है कि तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो। सदस्य महोदय, यहाँ पर हमारे अविनाश जी बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर वाले यानी सॉफ्ट हार्टेड बंदे हैं, वो सही चीजों को सही तरीके से करते हैं, और इसलिए रमेश भाई बुजुर्ग है, बड़े होने के बावजूद भी हमेशा अविनाश की बातों को मानते हैं। इसलिए बोला है कि हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें चुपचाप से कार्य करना है, सही कार्य करना है। तो गोपी उसका जवाब देती हुई क्या कहती है? बड़ी मेहरबानी की उन्होंने, पर क्या आप शिष्ट भाषा का उपयोग कर सकेंगे? क्योंकि हम अभी गुस्से में हैं। निमेश नरेश और रमेश, उसको देखकर गोपी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा। नरेश ने कहा अविनाश कर सकता है, हम नहीं कर सकते, हम गुस्से में हैं, पर हाँ हमें अविनाश कर सकता है। हमने कहा कि जाओ भाई एकांत में बैठकर कुछ संस्कृत प्रचुर भाषा में लिख के आओ ताकि अच्छा लगे। तुम कहते हो ना चुप रह के शांति से लिखावट से कार्य करना चाहिए, तो जाओ भाई, तुम अच्छी तरह से कर सकते हो। हम यानी कि निमेश नरेश और रमेश नहीं कर सकते हैं, तो अविनाश तुम जाओ कुछ लिख के आओ। पर बड़ी देर हो गई है, अविनाश कब का गया है, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, कैसा कैसा लिखेगा। रमेश कहता है शिष्ट शब्द खोज रहा होगा बेचारा, और क्या। पर गोपी कहती है आप उनकी मदद करते तो अच्छा होता। बस हमें मैटर दे दिया है कि भाई ऐसा ऐसा है, हम क्या है गुस्से वाले बंदे हैं, और हमें इतना अच्छा अविनाश की तरह लिखना नहीं आता, इसलिए हमने उसको मैटर दे दिया है, बस इतना ही पता है। पर गोपी कहती है क्या मैं जान सकती हूँ कि वह क्या है? हाँ क्यों नहीं जान सकती है, सारा गांव जानता है। इन सदस्य महोदय बेशर्म है, अंदर जो बैठे वो सारे के सारे भ्रष्टाचार के कई मामलों में उन्होंने सहयोग किया है एक दूसरे का, यानी इतना सारा खराब कार्य हमारे भारत देश के लिए यानी हमारे एक छोटे से गांव के लिए किया है कि क्या कहूं, है ना। और इसलिए उसके बारे में लिख रहा है बैठे बैठे अविनाश जी। तो गोपी कहती है चलिए, आखिरकार एक क्षेत्र में तो सहकार की भावना फली। गोपी इन सब बातों पे तुम भीतर जाकर उन लोगों से बधाई दो, मजा आएगा। निमेश कहता है ये हमारा मजाक समझ नहीं पाएगी। देखो गोपी समझ सकती है, मैं समझ सकता हूँ, अविनाश जी समझ सकते हैं, पर ये लोग हमें जवाब ही नहीं देते हैं, इसलिए क्या कहें हम इन लोगों को, ना जवाब देने आते हैं ना हमें अंदर जाने देते हैं। वे समझेंगे कि गोपी जैसी होनहार लड़की में हमें बधाई दी है, वो तारीफ होगी। अगर ये कुछ अच्छा बताएगी ना तो भी उसको समझ में नहीं आएगा, एक तो अनपढ़ गवार भी है और समझते भी नहीं है। हाँ तो इसी तरह से गोपी उसका जवाब कहती है क्या यह सबके सब बुद्धू हैं? है तो बड़े चालाक गोपी। देखो जरूरत पड़ती है ना तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और जरूरत नहीं पड़ती है तो बुद्धू बन जाते हैं। अविनाश कभी क्यों नहीं आया, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, जरा देखो तो सही गोपी जाकर। वो शायद दहा में वहां पर बैठा होगा, दद्दा के वहां पर, तो जाके चेक कर लो अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को अगर हर्ज ना हो तो उनके साथ मैं भी यहाँ आऊं फिर से? अरे हर्ष क्यों होगा, शायद तुम्हारे बड़े भाई साहब को होगा, हमें क्यों होगा भाई। यह आपकी गलतफहमी है, मैं तो आऊंगी। ठीक है जाओ। और इस तरह से गोपी चली जाती है, और हम यानी कि निमेश नरेश और रमेश, हम बंद दरवाजे के पास जाकर जो उसकी जो क्रैक होती है जगह होती है उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। पर चौकीदार वहां पर ही है, चौकीदार हाथ पकड़ के हमें हटा देता है, इधर नहीं, चलो आगे दूर बैठो, आप उपवास कर रहे हो, दूर ही बैठना है, अंदर नहीं जाना है। तो क्या कुछ पता चला? अरे कैसे पता चला, मुंह में मुंह डाल के अंदर बैठा नहीं, अंदर क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं, पता ही नहीं कब से अंदर बैठे हैं, ना बाहर आ रहे हैं ना अंदर जाने दे रहे हैं। तभी वहां पर अविनाश जी का प्रवेश होता है।
किसी का तिरस्कार मत करो नरेश, हम इस गांव के पढ़े लिखे युवक हैं और हमारी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही है। रमेश कहता है हाँ सो तो है ही। अविनाश के हाथ में एक लंबा चौड़ा एक अर्जी एप्लीकेशन यानी कि आवेदन पत्र है, वो लेकर पढ़ता है। क्या लिखा है निमेश कहता है। तो अविनाश जी है उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अविनाश कहता है बस वही, इन लोगों ने इतने सारे घोटाले किए हैं, पंचायत के कारण से कितनी सारी ये हमारी पंचायत घाटे में चल रही है। उर्वरकों का वितरण का जो प्रश्न है वो भी लिखा है मैंने। गरीबों के लिए आने वाला राशन का जो काला बाजार हमारे गांव के अंदर हो रहा है इन लोगों के सामने, वो सब बातें मैंने तो लिख डाली बस। निमेश कहता अरे वाह, वो तो कह देते कि रेशन वगैरह का काम तो सहकारी मंडली का है, देखो ये तो सारे जवाब लेके बैठे हुए हैं। मगर उस मंडली के कुंडली मारकर तो ये सब बैठे हैं ना, उसका क्या। ठीक है, जाओ जाओ अविनाश, करो कुछ आगे हंगामा। आप आइए रमेश भाई, आप भी तो आइए हमारे साथ, आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग है। हाँ हाँ आप बड़े हैं तो हम सबसे बड़े, आप आए। मैं क्या इसमें क्या है, आपको जगह है तो अविनाश जी नहीं है तो उसको ही साथ में लेके जाओ। छोड़िए इन फालतू बातों को, आप दिए आइए और कहिए कि हमें आज ही जवाब चाहिए। एप्लीकेशन में हमने सारी चीजें लिखी है कि क्या क्या वो घोटाला हमारे गांव के लिए कर रहे हैं सरपंच वगैरह, ठीक है ना। तो आप उसको अंदर दे दीजिए, उसकी साइन लीजिए, हमने ये सारी चीजें दी है। उसकी 2 कॉपी, एक हमारे पास, उसके पास जाएगी। जाओ रमेश भाई आप बड़े हो, आप चले जाइए। रमेश कहता अभी, रमेश कहता हाँ हाँ अच्छा ठीक है। चौकीदार के पास जाते हैं, दरवाजा खोल दो। मैं कहता हूं दरवाजा खोल दो, क्या हुक्म नहीं है तुम्हारे पास? हुक्म की ऐसी तैसी, मैं कहता हूँ खोल दो अंदर वरना मैं तोड़ के अंदर घुस जाऊंगा। अब रमेश भाई थोड़े गुस्से वाले भी हैं और बड़े भी हैं, उसने रिक्वेस्ट की पर नहीं मानता है तो चौकीदार के साथ अविनाश जी पास पहुंचते हैं और रमेश को कहते हैं अरे रमेश भाई आप इस तरह से क्यों बिगड़ रहे हो, ऐसा कीजिए पत्र इसको दे दीजिए। चलो वॉचमैन भैया, चौकीदार भैया आप इसको लीजिए, अंदर जाके वो लोग बैठे हैं उसको भीतर दे के आ जाइए, ठीक है, और जो जवाब दे हमें बताइए। रमेश कह रहा ठीक है, लेके जाओ अंदर। चौकीदार जो है पत्र लेकर भीतर चला जाता है, अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। रमेश कुछ देर तक वहां पर खड़ा रहता है, फिर लौट आता है। अरे यार बड़ी प्यास लगी है हमें तो, बहुत भयंकर प्यास लगी है, और ऊपर से ये देखो फास्ट करने बैठे हुए हैं, है ना। तो नरेश कहता है मुझे तो भूख भी ऐसी लगी है कि क्या कहूं। रमेश कहता है अरे मेरे जीवन में तो मैं पहली बार उपवास में बैठा हूँ, मेरी तो हालत खराब हो गई है। मैंने कहा किसने कहा था फिर तुम्हें ये करने के लिए? हाँ मतलब अरे मैंने कहा था, उपवास का कुछ अच्छा असर पड़ता है। क्या होता है कि पुलिस भी पकड़ कर नहीं ले जाती है और परेशानी नहीं होती है। हमारे गांधी जी ने हमें सिखाया है कि अगर कुछ भी चीज का सोल्यूशन चाहिए उपवास करो, आंदोलन करो। निवेश कहता है पुलिस तो यहाँ की है ना, की ही है कहाँ? अरे यहाँ ना हो तो क्या हुआ, पड़ोस के गांव में तो है ना पुलिस, वहां से लोग बुलाएंगे और पुलिस आके हमें पकड़ के लेके जाएगी। पर नहीं, उपवास पे बैठे ना उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती नहीं है। नरेश कहता तो क्या, कुछ नहीं, वो आएगी और इस बातों को देखेंगी, कायदे कानून का भंग करने वाले को पकड़ते हैं तो उसको पकड़वा दो। दरवाजे की ओर निर्देश करता है उन लोगों को भी पकड़ना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने भी खराब कार्य किया है। नरेश कहता है और वो आपकी बात मान लेंगे? अरे आज नहीं तो कल माननी तो पड़ेगी, कहते हैं ना हमेशा सच की जीत होती है और हमारी बात माननी भी पड़ेगी। नरेश कहता है हाँ तो तुम तभी इस काम में लो। चौकीदार आ गया, देखते हैं क्या वो जवाब देता है। तो ये चारों उसके पास जाते हैं, सभी उत्सुकता के साथ चौकीदार के पास चले जाते हैं। वो बिना बोले ही ताला लगाने लगता है, बाहर की साइड में ताला लगा रहा है। नरेश उसे रोक कर कहता है कि अरे ये क्या है, ये लोग अंदर बैठे हैं, तुम बाहर आते हो, खत देते हो और तुम बाहर ताला लगा रहे हो, हैं शांति से, अंदर हुआ क्या हमें बताओ, चलो फटाफट से। नरेश कहता है लो, भाग गए पीछे के दरवाजे से, देखा मैंने बोला था ना वो नहीं हमारा जवाब देंगे, पीछे के दरवाजे के भागे गए नहीं। अविनाश कहता धैर्य रखो, कोई चिंता नहीं है, चले गए, जहां गए होंगे हम वहां पर उसके साथ बातचीत करेंगे, भागकर जाएंगे कहा, उन्हें हमारा प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, आप शांति बनाए रखो तो ही होगा। रमेश बताए कल की आशा छोड़ो, अब तो हमारा आवेदन पत्र ये लोग फाइल में रख के चले गए होंगे, वे लोग अब खा पी कर चैन से सो जाएंगे और हम यहाँ पर देखो भूखे प्यासे पड़े। रमेश कहता अरे इन्हें चैन से हम सोने नहीं देंगे, उसकी भी हम नींद हराम कर देंगे। रमेश कहता चिंता मत करिए, शांति रखिए, क्या करेंगे हम बताइए। रमेश कहता दरवाजा तोड़ के हम पत्र खोजे निकालेंगे, फिर जाएंगे उसके घर के ऊपर। रमेश कहता अरे वहां पर उसके पालतू कुत्ते होते हैं, वो हमें रोकेंगे। यहाँ पर कुत्ते का 2 मतलब लिया है, एक सही में कुत्ता या उसके बॉडीगार्ड या चौकीदार। मेरे ख्याल से एक काम करते हैं, ये जो बड़ा सा है ना ये कार्यालय, हम इसको तोड़ डालते हैं, इसको जला डालते हैं,
तहस नहस कर देते हैं, और हाथ में लेता है एक पत्थर और पत्थर मारने का भी नहीं करता है। रमेश कहता है ठीक है, ये सही है। पथराव की बात सुनकर सभी दौड़ पड़ते हैं, सबके आसपास में जो पत्थर है वो तुरंत ही उठा लेते हैं। पर वहां पर अविनाश जो है वो अपनी बातों को बहुत सही तरीके से समझाते हैं। निमेश कहता हाँ चलो चलो अविनाश आ जाओ, तुम भी एक पत्थर उठा लो। अविनाश कहता अरे मजाक छोड़ो, क्या कर रहे हो ये, हैं इस तरह से पत्थर नहीं मारना चाहिए। अरे तुम इससे मजाक समझ रहे हो, वाह रे पंडित क्या बातें कर रहे हो, हमारी बातें सुनते नहीं है। हम यहाँ पर उपवास कर रहे हैं, गांव को बचाने की बात कर रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भाग जाते हैं और हम कुछ ना करें। चलो चलो पत्थर उठाओ एक साथ के। अविनाश कहे नहीं, देखो रमेश भाई, देखो निमेश भाई, देखो नरेश भाई, ये बात सही नहीं है, ये असंभव है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। यह जो मकान है ना, तनिक भी उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये हमारा है, हमारे पैसों से बना है, हम सबके द्वारा बनाया गया है, हमारे इस्तेमाल के लिए है। जैसे हमारा घर ऐसे ये गांव का घर है और इसको हम तोड़ नहीं सकते, ये हमारी संपत्ति है और ये संपत्ति को संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। रमेश कहता अब भी तुम्हें भ्रम है कि हमारा है। चलो नरेश निमेश चलो, देर क्या कर रहे हो, चलो। और कुछ कदम दूर से जो पत्थर थे वो सब लेके आ जाते हैं निमेश, नरेश और रमेश, पर अविनाश रोक रहा है। अविनाश कहता है रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, तुम ये नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ वरना। नरेश कहता वरना, वरना क्या होगा, तुम्हें ना हमने इस चीज लिए भड़काया है कि चलो ऐसा करो वैसा करो आवेदन पत्र दो, हमने वो किया, अब नहीं मान रहे तो ये तो हम करें ना अपनी मर्जी से। अविनाश कहता भड़काया नहीं है, देखो मैंने आप सबको जगाया है, शायद वो मेरी गलती है कि मुझसे आपसे ज्यादा ही कुछ उम्मीद थी या आपको मुझसे उम्मीद नहीं थी। रमेश भाई कम से कम आप तो सोचो, आप तो बड़े हो। रमेश रुक कर, तुम यहां से जाओ और अब हम पे छोड़ दो। देख अविनाश, मैंने तेरी बहुत सारी बात मानी पर अब मैं नहीं सुनने वाला हूं। मैं जानता हूं कि तोड़ फोड़ देखकर तुम्हें दुख होगा, पर तुम यहां से जाओ चलो। अविनाश कहता मैं इस प्रकार से भागने वाला, पलायन करने वाला नहीं हूं। निमेश कहता तो हमें साथ दो, आ जा इधर, ले पत्थर और तू भी मार अविनाश। अरे हाँ हमसे ज्यादा ताकतवर तो तुम है, आ जाओ चलो चलो चलो, ये ले पत्थर एक दो अविनाश, तू भी मार हमारे साथ साथ। तीनों जोर से पथराव करना शुरू कर देते हैं और उधर जो बड़ा सा जो पत्थर लग रहा है इसके कारण से जो गेट है, जो दरवाजा है, जो खिड़कियां है, उसको टूटने फूटने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अविनाश ये तीनों को रोकने की कोशिश करता है पर कोई भी रोकता नहीं है। अविनाश कहता है आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो, हैं आप अपनी मर्जी से सब कुछ करते रहोगे। वो चला जाता अविनाश बीच में, कार्यालय के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है, वो कहता है चलो मारना है तो मुझे भी मारो साथ साथ में, क्योंकि ये हमारा कार्यालय है, हमारे गांव का कार्यालय है, इसको चोट देना यानी आपको मुझे भी चोट देना पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। रमेश कहता अरे तुम हट जाओ और देख, अगर नहीं हटेगा ना तो हमें इस तरह से भी मारना आता है कि तुम्हें चोट नहीं लगे, इस तरह से हम मारेंगे, ठीक है, पर छोड़ने वाले नहीं है, इसको तोड़ देंगे। क्या समझते हैं लोग अपने आपने, हम निशाना लगाना जानते हैं। निमेश नरेश अविनाश को बचा बचा कर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं और हाँ वे थोड़ी देर हमारे दुश्मन है। पथराव चालू हो जाता है, तभी दूर से गोपी है वो दौड़ती हुई आती है, अविनाश को सामने खड़ा देखकर चीखने लगती है और क्या कहती है, ओह यह क्या कर रहे हैं आप लोग, अविनाश जी पर वार कर रहे हैं। नहीं नहीं हम तो इस मकान पर वार कर रहे हैं। गोपी तू क्या समझ रही है ये सारी बातें, इन्हें समझाने के बीच में से हट जाओ, एक काम करो गोपी इसको समझाओ तुम। नरेश ने उसको समझाया तो गोपी कहती है वे नहीं हटेंगे, आप जानते हैं वह कितने जिद्दी हैं। तो हमारे पत्थर भी नहीं हटने वाले, गोपी देख ले। इन्हें चोट पहुंची तो आप क्या करेंगे। पर हम सब कहते हैं ना कि ये चोट खाए, उसको बोलो वहां से हट जाए, हम तो इसको बचाते रहते हैं और हो सकता है कोई पत्थर वो छिटक कर लग गया तो। हाँ हो सकता है, अच्छा हो कि इसका लाभ मुझे भी मिले। आप तो सुशिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, रुक जाइए। इस तरह से गोपी भी साथ देती है अविनाश का। गोपी इन लोगों के आगे इधर उधर चलती रहती है ताकि पत्थर ना आए, पत्थर ना फेंके, परंतु वे गोपी को बचाने के चक्कर चक्कर के अंदर वो भूल जाते हैं कि पीछे अविनाश भी है और वो पत्थर मारने में थोड़े नाकामयाब होते हैं और एक जोर से धड़ाम से पत्थर अविनाश के सर पे लग जाता है।
ऊंची आवाज से, उन्हें रोको मत गोपी, वे सुशिक्षित है, समझदार भी है, परंतु उन्हें उन्हें अपने हाथ में कुछ रचा नहीं है। ये जो हमने रचना की है ना, ये सुंदर सा कार्यालय बनाने की, अगर उसने रचना की होती, उसमें अपना खून पसीना डाला होता तो ऐसा काम नहीं करते। जिस तरह से हम अपना घर का निर्माण करते हैं खून पसीने पैसे लागणी और भावना के साथ, प्रेम से, उसी तरह से ये भी हमारा प्यार है, पूरे गांव का प्यार है। मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि इसकी नींव मैंने तैयार की थी, तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई इसको रोके नहीं, इसको तोड़े नहीं। रमेश जो है वो कहता है, जैसे अविनाश की बात उसको सुनी ना हो इस तरह से, रुक जाओ नरेश, निमेश। नरेश नहीं रुकता है। रमेश उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहता है, परंतु नरेश पत्थर फेंकने के वक्त असंतुलन गवा देता है और सीधा धड़ाम से पत्थर अविनाश की ओर आगे लाता है और अविनाश को चोट लग जाती है। गोपी कहती है, ओह, आपने यह क्या किया? दौड़कर अविनाश के पास पहुंच जाती है। नरेश लज्जित होकर रुक जाता है। अविनाश कहता है, यह तो कुछ नहीं है गोपी। 2 कदम आगे आकर कहता है, सामने आगे आग के गोले भी आ जाए ना तो भी मैं रुकता नहीं, तो भी मैं हटता नहीं। यदि निमेश का नरेश से भी मेरी तरह इस मकान की रचना में हाथ बटाया होता तो कभी मेरे स्थान पर खड़े होते तो अंत तक अड़िग रहते। यह लोग तोड़ेंगे क्योंकि उसने रचा नहीं है ना, इसलिए उसको इसकी अहमियत नहीं है। रमेश भाई कहते हैं, हमें माफ करो अविनाश, तुमने आज हमें सही अर्थ में जगाया है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम संकल्प करते हैं कि तुम्हारा किसी की भी रचना को तोड़ेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे, सहन करेंगे, समझेंगे और समझाएंगे। गोपी कहती है, यह आपने सही कहा रमेश भाई, इसमें तो मैं भी आपका साथ देना चाहूंगी। अच्छा तो फिर प्रसाद जी की कविता का क्या होगा फिर? हो सकता है किसी नए प्रसाद जी की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले। आओ, आकर बैठ जाती है और सभी उसका अनुसरण भी करते हैं। देखो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी बात हमारे सामने रखी गई है। गुजरात के अंदर बहुत सारे आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, और इतने सारे आंदोलनों के अंदर हमने देखा है कि हमारे बस से बड़े बड़े कार्यालय है, बड़ी बड़ी ऑफिस है, हम वो तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं, जबकि वो सब हमारे टैक्स में से बना है, हमारे पैसों से बना है, और हमारी संपत्ति को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर आप बुद्धिशाली, अगर आप बुद्धिमान, अगर आप पढ़े लिखे हो तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा। और ये रचना जो रघुवीर चौधरी जी ने हमें बताई है उसको सही मायने में समझने की कोशिश करिएगा। तो ये तो हमारा बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम था रचना। थैंक यू वेरी मच टू माहिका सूरी, थैंक यू वेरी मच टू ऑल, आपने इसको ध्यान से सुना और समझा। अगर आपको सही में अच्छा लगा होगा तो 2 लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।